स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो यहां हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि कैश बुक हमारी सिंगल कॉलम हो सकती है, डबल कॉलम हो सकती है, ट्रिपल कॉलम हो सकती है और पैटे कैश बुक हो सकती है। सिंगल कॉलम हमने ट्राई कर लिया, सिंगल कॉलम काफी इजी है बच्चों, एग्जाम में आएगी भी नहीं। डबल कॉलम आपके एग्जाम में आएगी और इसको बहुत ध्यान से आपने करना है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहां लिखवाऊंगा, प्लीज आप उसको कहीं नोट डाउन करिए और एग्जाम से पहले उसको जरूर रीड कर लेना, आपकी कैश बुक बिल्कुल गलत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए डबल कॉलम कैश बुक, तो यहां पे आप बच्चों कैश का कॉलम भी होगा और बैंक का कॉलम भी होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी, हमें पैसा मिलेगा तो हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अब वो पैसा हो सकता है आपको कैश के फॉर्म में मिले या हो सकता है आपको चेक के थ्रू मिले, फोन पे के थ्रू मिले, तो मतलब वहां पे आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। जब भी आप पेमेंट करोगे तो आपके पास से कैश जाएगा, हो सकता है वो कैश के फॉर्म में जाए या हो सकता है बच्चों आप चेक के थ्रू पेमेंट करो तो आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा जाए। तो मतलब पैसा आएगा तो रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड, पर वो आपको चेक करना है कि वो कैश में आ रहा है या बैंक अकाउंट में आ रहा है। अगर कैश में आ रहा है तो कैश के कॉलम में लिखेंगे, बैंक अकाउंट में आ रहा है, चेक के थ्रू आ रहा है तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे। अगर पैसा जा रहा है, हमसे आउटफ्लो हो रहा है, हम लोग किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्रेडिट साइड आएगा। अब फिर आपको चेक करना है कि वो कैश के थ्रू जा रहा है या आप चेक के थ्रू उसकी पेमेंट कर रहे हैं। कैश के थ्रू जा रहा है तो कैश के कॉलम में, चेक के थ्रू जा रहा है तो बैंक के कॉलम में। दैट्स वेरी इजी। यहां पे आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, कई बार ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो आपके कैश को भी इंपैक्ट करती हैं और बैंक को भी इंपैक्ट करती हैं और एक साथ इंपैक्ट करती हैं। तो मतलब वहां पे आपको कैश के कॉलम में भी डालना पड़ेगा और बैंक के कॉलम में भी डालना पड़ेगा। ऐसे एंट्रीज को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो याद रखेंगे कॉन्ट्रा एंट्रीज का मतलब क्या होता है, ऑल सच एंट्रीज व्हिच इफेक्ट बोथ कैश एज वेल एज बैंक अकाउंट, जो कैश को भी इंपैक्ट करेंगी, बैंक को भी इंपैक्ट करेंगी। ऐसी एंट्रीज जो साइमल्टेनियसली दोनों को इंपैक्ट करेंगी उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, अब आपको ये कॉन्ट्रा एंट्रीज मैंने यहां लिखी हुई है, साथ में उसकी जर्नल लिखी हुई है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आपको ये याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सी कॉन्ट्रा एंट्रीज है। सबसे पहला है ओपन द बैंक अकाउंट। जब भी हम लोग बैंक अकाउंट खुलाते हैं, बैंक अकाउंट अपना ओपन कराते हैं, तो जर्नल एंट्री क्या होती है। देखो जब भी हम लोग बैंक अकाउंट खुलाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कैश होता है, हम वो कैश लेके बैंक में जाते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं और बैंक हमको बोलता है कि आप जैसे एचडीएफसी में जा रहे हो तो आपको मिनिमम 10,000 का बैलेंस मेंटेन करना है, तो आपको 10,000 रुपीज बैंक में जमा कराने पड़ते हैं। तो होता क्या है, हम लोग अपना कैश लेके जाते हैं और बैंक में जमा करा देते हैं। हमारे पास से कैश जा रहा है और वो कैश किसके पास जा रहा है, बैंक अकाउंट के पास, बैंक के पास जा रहा है। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और हमसे कैश गया, क्रेडिट वुड गोज आउट, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है तो कैश गया तो टू कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकंड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सेम है, आप चाहे ओपन अ बैंक अकाउंट करो, चाहे आप कैश को बैंक में डिपॉजिट करो, सेम प्रोसेस होगा। जब भी आप कैश को बैंक में डिपॉजिट करोगे, आपके पास से कैश जाएगा और वो कैश बैंक के पास जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। तो देखिए यहां पे आपको क्या ऑब्जर्व करना है, यहां बैंक भी इंपैक्ट हो रहा है और कैश भी इंपैक्ट हो रहा है। तो मतलब आपको कैश बुक में, जब आप इसकी कैश बुक बनाओगे तो कैश बुक में आपको बैंक डेबिट साइड में भी डालना पड़ेगा और इसको क्रेडिट साइड में भी डालना पड़ेगा। दोनों साइड आपको इसकी एंट्री करनी पड़ेगी और वो कैसे करेंगे वो हम अभी सीखेंगे। दोनों साइड आपको एंट्री करनी पड़ेगी, इसीलिए इनको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। इट हैज टू बी पोस्टेड टू द बोथ द साइड्स। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे इसको इसीलिए क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्या है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। जब भी आप बैंक से पैसा विड्रॉ कराते हो तो आपके पास कैश आता है और बैंक आपको पैसा देता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये तीन एंट्रीज आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों कौन से एंट्रीज हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज है। इनकी जर्नल आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आप कैश बुक बनाते वक्त इनको कर पाएं। अगर ये कॉन्ट्रा एंट्रीज आपको नहीं मालूम होंगी तो आपकी कैश बुक कभी भी करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर जो टीचर आपको क्वेश्चन देगा उसमें जरूर वो कॉन्ट्रा एंट्रीज देगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज प्लीज रिमेंबर इट, जब तक मैं नीचे कर रहा हूं इसको बोलिए अपने मन में कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इस क्वेश्चन में एक डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है। तो यहां से आपको बहुत ज्यादा 95% आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, और फिर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप एक दो तीन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ताकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको आप बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैश इन हैंड हमारे पास 1 लाख है और बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 है। ठीक है, तो ये देखिए फॉर्मेट मैंने यहां बना रखा है, ये हमारा फॉर्मेट होता है। ठीक है, आप फॉर्मेट के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे फॉर्मेट याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैश इन हैंड कितना था हमारे पास, 1 लाख। ठीक है, देख लेते हैं। देखो कैश इन हैंड कितना है, 1 लाख,
और बैंक ओवरड्राफ्ट है 15,000। तो कैश इन हैंड को आपके डेबिट साइड लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 1,00,000, 1,00,000 रुपए हो गया। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? देखो, कई बार आप बैंक से एक्सेस पैसा विड्रॉ करा लेते हो। ये बेसिकली जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं उनको ये फैसिलिटीज दी जाती हैं। बैंक आपको एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह 15 दिन का एक लोन देता है, जिससे आप एक्सेस अमाउंट बैंक से यूज कर लेते हो। तो ये आपकी एक तरीके की लायबिलिटी होती है। तो याद रखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास है नहीं, आपने एक्सेस बैंक से ले रखा है ये पैसा, तो इसको आपको कौन सी साइड पुट करना है? क्रेडिट साइड। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को कहां पुट करेंगे? क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है आपने बैंक से? 15,000। अब देखिए, बैंक से लिया हुआ है तो मैंने वो किसके कॉलम में पोस्ट किया? बैंक के कॉलम में पोस्ट किया। ठीक है, ऊपर देखिए कैश आएगा तो डेबिट साइड, कैश जाएगा, ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया, कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड, कैश आएगा तो डेबिट साइड। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्लियर हुई। तो जितना हमारा कैश इन हैंड है या बैलेंस है उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, और जितना हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। अगर बैंक का बैलेंस भी होता तो उसको हम यहां लिख लेते हैं कि बैंक बैलेंस होता तो, बट यहां ओवरड्राफ्ट है इसलिए हमने उसको कौन सा साइड रिकॉर्ड किया है? क्रेडिट साइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स इन कैश 10,000। ठीक है, सोल्ड गुड्स इन कैश 10,000 एंड चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, आपने कैश में बेचा, कैश में मतलब यहां पे आपने चेक के थ्रू पेमेंट करी है। ठीक है, आपको चेक के थ्रू ये पेमेंट मिली, आपने गुड्स बेचा और चेक के थ्रू ये पेमेंट मिली। ठीक है, तो यहां पे इस वर्ड को हम लोग डिडक्ट कर देते हैं। तो सोल्ड गुड्स 10,000 और आपको चेक मिला, और चेक को आपने सीधा कहां डिपॉजिट करा दिया? बैंक में डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, तो यहां पे आपको चेक मिला और चेक को आपने सीधा बैंक में डिपॉजिट करा दिया क्योंकि आपने गुड्स को सेल किया था। तो यहां पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? टू सेल्स अकाउंट। क्या अमाउंट था? अमाउंट देख लीजिए एक बार, अमाउंट वाज 10,000। तो 10,000 से आपको एंट्री करनी है, और आपने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया तो किसके कॉलम में आएगा? ये बैंक के कॉलम में आएगा क्योंकि आपको चेक के थ्रू पेमेंट मिली थी। ठीक है, अब एक चीज आप यहां ध्यान से सुनेंगे, देखो इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। जब भी हमें चेक रिसीव होता है, ठीक है, तो हमें पहली चीज तो ये देखना है कि क्या हमने वो चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अगर उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है कि चेक को हमने डिपॉजिट कराया नहीं कराया, सिर्फ आपको ये बोला है कि आपको चेक मिला है, तो आप ये एज्यूम कर लोगे, हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे दैट चेक हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। क्या मतलब हुआ? आपको चेक मिला और ये बोला नहीं, आपको बताया नहीं गया है क्वेश्चन में कि वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया या नहीं किया, तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि वो चेक हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर इट। अगर आपको चेक कहीं से मिल रहा है और आपको बोला नहीं है कि वो चेक डिपॉजिट कराया या नहीं कराया, तो यू विल स्ट्रिक्टली एज्यूम कि चेक हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे इटसेल्फ, राइट? अब देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी 1 को मुझे मिला चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स 10,000। ठीक है, और मुझे 4-5 ट्रांजेक्शन के बाद जनवरी 20 को बोला है दैट अबव चेक हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, देखो मुझे चेक मिला कब था? जनवरी 1 को, या जनवरी 1 को मुझे चेक मिला था, और मैं उस चेक को 20 दिन के बाद बैंक में जमा करा के आ रहा हूं, उसी दिन नहीं करा रहा हूं। अब यहां बोलोगे सर आपने तो बोला था आपको जब भी चेक मिला है आपको एज्यूम कर लेना है। वो जब भी एज्यूम करना है जब आपको नीचे की ट्रांजैक्शन में ये नहीं बोला है कि चेक डिपॉजिट करा है। लेकिन ये वाला चेक जो आपको जनवरी 1 को मिला था बच्चों, ये आपने किस दिन बैंक में डिपॉजिट किया? जनवरी 20 को। तो अब आप जनवरी 1 को कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपली क्या हुआ, वो चेक आपको 1 जनवरी को मिला और आपने उसको रख दिया, और आप उसको 20 दिन के बाद बैंक में डिपॉजिट करा के आ रहे हैं 20 तारीख को। तो अब आपको जो कैश बुक में एंट्री करनी है, 1 तारीख को आप कैश बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। नो एंट्री शॉल बी पास, क्योंकि आप उस चेक को कब जमा करा के आ रहे हो? आप उस चेक को 20 तारीख को जमा करा के आ रहे हो, तो 20 तारीख को आप उसको इंटर करेंगे अपनी कैश बुक में। और जब चेक जमा करा के आते हो तो ऑब्वियसली कौन सा साइड रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड। अब किस नाम से होगा? टू चेक इन हैंड। अगर उसी दिन हम उसको बैंक में जमा कराते तो किसके नाम से होता एंट्री?
2x के नाम से, लेकिन उसी दिन तो हम उसको नहीं करा रहे, हम उसको 20 दिन के बाद जमा करा रहे हैं। तो अब जो एंट्री आप करोगे वो किसके नाम से करोगे? टू चेक इन हैंड। तो ये बात आपको याद रखनी है। और अगर यही चेक अगर 20 तारीख को एंट्री ये नहीं दी होती, हमें आगे दी नहीं होती कि हमने इस चेक को डिपॉजिट कराया नहीं कराया, तो इसी दिन हम उसकी एंट्री कर देते। तो याद रखोगे, अगर आपको नहीं बोला है आगे ट्रांजैक्शन में तो उसी दिन एंट्री कर देना है। और अगर आप देखो, पहले रीड करो क्वेश्चन को कि वो जो चेक मिला है वो कहीं मैंने 2, 4, 5 दिन के बाद तो डिपॉजिट नहीं कराया है। अगर उसके बाद कराया है तो उस दिन एंट्री मत करो जिस दिन चेक मिला है, जिस दिन उसको डिपॉजिट कराया है बैंक में उस दिन एंट्री करो। और किस नाम से एंट्री करोगे आप? टू चेक इन हैंड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज रिमेंबर इट। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो बिल्कुल आपने याद रखना ही है। देखो, जो चेक होता है बच्चों, उसको हम लोग कई बार इंडोर्स कर देते हैं। इंडोर्स का मतलब कि मुझे एक्स से चेक मिला और मुझे वाई को पेमेंट करनी थी, तो मैंने वो एक्स वाला चेक सीधा वाई को दे दिया। ठीक है, एक्स वाला चेक मैंने सीधा किसको दे दिया? वाई को। मेरे कैशबुक में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर, मेरे पास तो चेक आया ही नहीं है। मुझे तो एक्स से चेक मिला था और मैंने वो सीधा किसको डिपॉजिट दे दिया? इंडोर्स कर दिया, वाई को। तो मेरे कैशबुक में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वो इधर से आया और इधर से गया। तो मतलब जब भी आपको कोई चेक मिलता है और आप उसको इंडोर्स कर देते हो, तो जब भी कोई चेक इंडोर्स करते हो तो आपको उसको कोई भी एंट्री आपको कैशबुक में पास नहीं करनी। क्लियर है? तो जब भी आपको कोई चेक मिलता है और आप उस चेक को इंडोर्स कर देते हो किसी दूसरी पार्टी को, यू हैव टू डू नथिंग इन द कैशबुक। कुछ भी कैशबुक में करना नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट चेक से रिलेटेड, क्योंकि चेक से रिलेटेड ही पॉइंट आपको कंफ्यूज करेंगे और यही 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताया, यही आपकी मिस्टेक करवाएंगे। देखिए नेक्स्ट, अब लेट्स सपोज मुझे जनवरी 1 को चेक मिला एक्स से 10,000 का और मैंने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, क्योंकि आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं एज्यूम करूंगा कि मैंने उसको इसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब मुझे जनवरी 7 को बोला है एक्स चेक डिसऑनर्ड या रिटर्न डिसऑनर्ड। एक्स का जो चेक है वो सर डिसऑनर हो चुका है। ठीक है, ये मुझे कब बोला है? 7 जनवरी को। देखो, अब मान लो मैं कैशबुक यहां पे प्रिपेयर कर रहा हूं, तो ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। अब मैं सिर्फ 2 कॉलम से आपको समझाता हूं, कैश बैंक, कैश बैंक। ठीक है, अब जब आपको चेक मिला था तो आपने कौन सी साइड लिखा उसको? डेबिट साइड। जैसे मुझे एक्स से चेक मिला तो मैं इसको डेबिट साइड लिखता हूं। 2x कितने का चेक मिला मुझे? 10,000, और मैंने उसको बैंक में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे चेक मिला था, मैंने उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। अब वो चेक 7 दिन के बाद डिसऑनर हो रहा है, मतलब मुझे उसको पेमेंट नहीं मिली, बैंक को उसको पेमेंट नहीं मिली, बैंक को उसकी पेमेंट नहीं मिली, क्योंकि वो गलत साइन हो सकते हैं या अमाउंट नहीं होगा अकाउंट में, कोई भी रीजन हो सकता है, बट वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, वो चेक आपका क्लियरली डिसऑनर हो चुका है। तो अब आपको जो भी चेक डिसऑनर होता है उसकी एंट्री कौन सी साइड करनी होती है? क्रेडिट साइड। चेक डिसऑनर हो गया, यू हैव टू रिकॉर्ड इट टू द क्रेडिट साइड। किसके नाम से? जिसका वो चेक था उसी के नाम से। तो यहां मैं क्या एंट्री करूंगा? बाय एक्स। कितने का चेक था? 10,000, और 10,000 का डिसऑनर हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट छोटा सा और याद रखना बच्चों, अगर इस पे कोई चार्जेस हैं तो वो चार्जेस यहां पे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अगर चेक डिसऑनर होता है तो बैंक कुछ चार्जेस काटता है, 100, 200, 250 रुपए। तो अगर बैंक ने डिसऑनर के वक्त कोई भी चार्जेस डिडक्ट किए हैं तो आपको यहां 10,000 में उसको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहां लिखता एक्स चेक डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्ज ₹1,000 फॉर इट, तो मैं यहां 10,000 से एंट्री नहीं करता, 10,000 में वो चार्जेस भी ऐड कर देता 1,000, और मेरी जो एंट्री है वो कितने से होती बच्चों? 11,000 से। ठीक है, तो ये चेक मिला था उसकी एंट्री हो गई और मैंने डिपॉजिट करा दिया था, और ये जो चेक डिसऑनर हो गया उसकी एंट्री। चेक डिसऑनर होता है तो उसको कौन से साइड एंट्री करनी होती है? आपने क्रेडिट साइड, याद रखेंगे। और अगर उसमें कुछ चार्जेस हैं तो यू हैव टू ऐड दोस चार्जेस, उन चार्जेस को आपने ऐड करना है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इंडोर्स की एंट्री नहीं करनी है। चेक अगर आप डिसऑनर होता है, आपको जो चेक मिला है, तो उसको आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। आप प्लीज उसके सेल्फ नोट्स बना लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। चलो अभी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो, तो सेल्स था मेरा, एंट्री हो गई, सोल्ड गुड्स 10,000, और मैंने उस चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। उसके बाद पेड रेंट इन कैश 3,000, मैंने रेंट पे किया कैश में। ठीक है, तो रेंट पे किया कैश में, क्रेडिट साइड, क्योंकि मेरे से पैसा जा रहा है, तो बाय रेंट
ठीक है, और कैश में पे किया तो 3000 किसके कॉलम में जाएगा, कैश के कॉलम में जाएगा। उसके बाद देखिए वेजेस थ्रू चेक, जो वेजेस मैंने पे किए ना बच्चों, वो चेक के थ्रू पे की है, तो वो मेरा पैसा तो जा रहा है तो क्रेडिट साइड जाएगा, लेकिन वो चेक के थ्रू जाएगा तो किसके कॉलम में आएगा, बैंक के कॉलम में। ठीक है, तो बाय वेजेस, ठीक है, बैंक के कॉलम में 2000, ठीक है, बैंक के कॉलम में 2000, वेरी गुड। नेक्स्ट, चेक के थ्रू किया था इसलिए बैंक के कॉलम में गया। नेक्स्ट देखिए ओपन अ बैंक अकाउंट, ये क्या हो गई बच्चे, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अभी हमने देखा था जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो ये क्या होती है, आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो इसकी पोस्टिंग अब आप सीख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से, थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लीजिए ताकि आप इसकी एंट्री सीख जाएं। देखो ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट हमने ओपन किया, तो इसकी पहले तो आपको जब भी ऐसे कॉन्ट्रा आती है ना, पहले उसकी जर्नल सोचनी है क्या होता है। बैंक अकाउंट आप ओपन करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जर्नल होती है। कितना अमाउंट एक बार देख लीजिए, 15,000 से हमने बैंक अकाउंट ओपन किया, तो यहां मैं लिख देता हूं 15,000, 15,000, ठीक है। अब ध्यान से देखना, डेबिट कौन हो रहा है यहां पे, डेबिट कौन हो रहा है, देखो डेबिट कौन हो रहा है, बैंक, तो मतलब कैश बुक में डेबिट साइड हम किसके कॉलम में पोस्ट करेंगे, बैंक के। टू मतलब क्रेडिट, क्रेडिट कौन हो रहा है, कैश, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड हम किसके कॉलम में पोस्ट करेंगे, कैश के कॉलम में। ठीक है, अब देखना मैं इसको यहां पे आपको ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसके। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या जर्नल थी एंट्री हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000, तो ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड मुझे किस में पोस्ट करना है, बैंक में, तो डेबिट साइड मैं बैंक में पोस्ट करूंगा 15,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मतलब कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड मुझे किसके कॉलम में पोस्ट करना है, कैश के कॉलम में पोस्ट करना है। तो मैंने 15,000 डेबिट साइड बैंक में कर दिया, क्रेडिट साइड मैंने कैश में कर दिया। अब देखो जब आपने बैंक के कॉलम में पोस्ट किया तो ये लेजर पोस्टिंग होती है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इस जर्नल को यहां पोस्ट कर रहे हो, तो जब आपने बैंक के कॉलम में पोस्ट किया तो नाम किसका आएगा, कैश का, और जब आपने कैश के कॉलम में पोस्ट किया तो नाम किसका आएगा, बैंक का। तो यहां आपने बैंक के कॉलम में पोस्ट किया तो नाम आएगा टू कैश, और लेजर फोलियो में लिख देंगे सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। यहां आपने कैश के कॉलम में पोस्ट किया है तो बाय बैंक, बैंक का नाम आ जाएगा, और लेजर फोलियो के कॉलम में आप क्या लिख देंगे, सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। आप एग्जाम में ट्राई कर सकते हैं, अगर ये आपका पैरेलली आ जाए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, बाकी ऊपर नीचे भी हो जाता है, कोई भी इशू नहीं है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये डेबिट साइड मैंने बैंक के कॉलम में डाल दिया, क्रेडिट साइड मैंने कैश के कॉलम में डाल दिया, बैंक के कॉलम में डाला तो कैश का नाम, और जब कैश के कॉलम में डाला तो बैंक का नाम। बस ये कॉन्ट्रा एंट्री है। लेजर फोलियो में आपने सी लिखना भूलना नहीं है। इस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री, ऐसे हमारी 3 कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, ओपन अ बैंक अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। जर्नल याद रखनी है उनकी, और उन जर्नल की फिर यहां पे आपने क्या कर देनी है, पोस्टिंग कर देनी है। जैसे मैंने यहां पे जर्नल की और फिर उस जर्नल की यहां पे क्या कर दी, पोस्टिंग कर दी। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, राइट। अब आगे देखते हैं क्या है। चेक रिसीव फ्रॉम राखी इंडोर्स टू सीता, आपने राखी से चेक मिला और हमने उसको सीता को इंडोर्स कर दिया। बताओ बच्चों क्या एंट्री होगी, चेक हमें राखी से मिला और हमने उसको सीता को इंडोर्स कर दिया। सर कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आपने अभी तो समझाया था जब भी हमें कोई चेक मिलता है और हम उस चेक को किसी और पार्टी को इंडोर्स कर देते हैं तो हमें उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी होती है। ठीक है, तो एलिमिनेट हो जाएगी। 5th 6th रिसीव्ड कमीशन 10,000 थ्रू चेक, चेक के थ्रू कमीशन मिला है हमें। ठीक है, तो हम लोग चेक के थ्रू कमीशन मिला है डेबिट साइड, टू कमीशन, और चेक के थ्रू मिला है तो बैंक के कॉलम में 10,000। ठीक है, लास्ट देखना है क्या है लास्ट। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। एक्सेस, आप देखिए इस ट्रांजैक्शन को प्रैक्टिस करते हैं और जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं, बहुत इजीली आप कैश बुक को बना सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट जो है और है जो हम लास्ट में कवर करेंगे। एक्सेस ऑफ ₹20,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या मतलब हुआ, देखो 20,000 रुपए आपको अपने पास रखना है और 20,000 के ऊपर जो भी पैसा है उसको आपने बैंक में डिपॉजिट करा देना है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपको अपने पास 20,000 रखना है और 20,000 के ऊपर कुछ भी अमाउंट है तो आपने उसको कहां डिपॉजिट करा देना है, बैंक में डिपॉजिट करा देना है। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा साइज छोटा कर लिया। अब हम लोग इस वाले पॉइंट को करते हैं। 20,000 अपने को अपने पास मेंटेन करना है बिजनेस में, और उसके ऊपर जो भी अमाउंट है उसको हमें बैंक में डिपॉजिट कर देना है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इस पॉइंट को कैसे करेंगे। देखो आपको इस पॉइंट को करने के लिए अपने वर्किंग नोट्स में पहले देख लेना है कि आपके पास कैश एग्जैक्टली बचा कितना है। तो आपको सबसे पहले डेबिट का टोटल लेना है।
डेबिट का कितना टोटल है, देखो कैश में सिर्फ एक ही है 1 लाख, तो डेबिट का टोटल है 1 लाख। अब आपको क्रेडिट का टोटल देखना है, क्योंकि ये कैश आपके पास था और ये कैश आपसे गया, तो क्रेडिट में मेरे पास 15 एक गया और 3, 15 और 3 18,000, तो मेरे पास क्रेडिट कितना हुआ कैश 18,000। ठीक है, तो ये कैश मेरे पास आया और ये कैश मुझसे गया, तो मेरे पास कैश कितना लेफ्ट हुआ, कैश लेफ्ट कितना होगा, 1 लाख में से 18,000 गया तो 82,000। ठीक है, कितना कैश लेफ्ट हुआ, 82,000 कैश मेरे पास बचा। तो डेबिट का मेरा 1 लाख था, क्रेडिट का सम मेरा 18,000 था, तो 1 लाख में से 18,000 गया तो मेरे पास 82,000 बचा। अब इसमें से मुझे कितना मेंटेन करना है, 20,000 बैलेंस मेंटेन करना है, और 20,000 से ऊपर जितना भी है वो मुझे बैंक में डिपॉजिट करा देना है। तो देखो इसमें से मैं 20,000 अलग से निकाल के रख लेता हूं। चलो 20,000 मैंने अपने पास कैश मेंटेन करना है, तो सीएम कैश मेंटेन, और इसके अलावा जो आपके पास बच गया 82 में से 20 गए तो 72, 62,000 आपको क्या कर देना है, बैंक में डिपॉजिट कर देना है। ठीक है, तो 1 लाख था, 18,000 मुझसे चला गया था, 82,000 बच गया। 82 में से मुझे कितना मेंटेन करना है कैश, 20,000, तो 20,000 मैं कैश मेंटेन करूंगा, उसके अलावा जो 62,000 जो मेरा बच गया वो मुझे बैंक में डिपॉजिट कराना है। बैंक में डिपॉजिट कराना है, क्या जर्नल होती है, कॉन्ट्रा होगी। बैंक में जब भी आप कैश डिपॉजिट कराते हो, अभी आपको समझाया कॉन्ट्रा एंट्री होगी, तो बैंक में जब भी आप कैश डिपॉजिट कराओगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डेबिट साइड बैंक में जाओगे, जाएगा अमाउंट 62,000 टू कैश, क्रेडिट साइड कैश में जाएगा अमाउंट 62,000, लेजर फोलियो में सी, और यहां बैंक में डाला है तो नाम किसका आएगा, टू कैश, और यहां आपने कैश में डाला है तो नाम किसका आएगा, बाय बैंक। ठीक है, अब ये कैश बुक मेरी पूरी हो चुकी है। अब मुझे करना है इसका टोटल, तो पहले डेबिट साइड का टोटल देखो, इसका टोटल 1 लाख है, और इसका जो टोटल है मेरा 62, 15, 30। ठीक है, ये 1 लाख से कम है, तो जो ज्यादा है 1 लाख वही मैं लिखूंगा। मैंने आपको सिंगल वाले में भी समझाया था, तो जो ज्यादा होता है वो दोनों साइड लिखना होता है डेबिट क्रेडिट में से। अब 1 लाख में से आप 3, 15 और 62 हटाएंगे तो कितना कैश लेफ्ट होगा आपके पास, 20,000, और इस 20,000 को किस नाम से पोस्ट करेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। किस नाम से पोस्ट करेंगे, कैरेट डाउन। अब बैंक का करते हैं, देखो बैंक का यहां टोटल कितना है, 10 प्लस 15 25, 15 25, 25 प्लस 10 इज 35, 35 प्लस 62 97,000, तो मतलब अपना डेबिट का टोटल हो गया 97,000। अब क्रेडिट का टोटल देखिए, क्रेडिट का टोटल है 15 और 2 17, क्रेडिट का आपका टोटल है 17,000, 15 और 2 17,000। कौन सा ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट, सर डेबिट ज्यादा है, तो दोनों साइड जो ज्यादा है वो लिखेंगे। तो कितना है, 97 ज्यादा है, तो यहां भी मैंने 97 लिखा, और यहां भी बैंक के कॉलम में मैंने 97,000 लिख दिया। अब इस 97,000 में से ये बैलेंस माइनस करो, 15 और 2 17, तो 97,000 में से जब आप 17,000 माइनस करोगे तो आपका जो बैलेंस आएगा 80,000 का आएगा। तो 80,000 अभी भी आपके पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, जमा है। ठीक है, तो ये आपके पास बैलेंसेस आ चुके हैं, बैलेंस कैरेट डाउन। अब इसको आपको कैरेट डाउन को क्या कर देना है, अपोजिट साइड ब्रॉट डाउन कर देना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में कितना ब्रॉट डाउन करोगे, कितना है 20,000, तो कैश के कॉलम में लिखा जाएगा 20,000 और बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा 80,000। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया डबल कॉलम कैश बुक का। तो एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, फिर खुद से बनाएं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा से यहां पे देखेंगे। एक छोटा सा पॉइंट देखो रह गया था, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार आपको क्या ट्रांजेक्शन मिलती है, देखो check received from Ajay rupees 9,800 deposited into bank and discount allowed to him 200। देखो आपको अजय से चेक मिला 9,800 का, आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया और आपने अजय को डिस्काउंट अलाउ किया 200 का। अब एक चीज याद रखेंगे, डिस्काउंट जो होता है
वो या तो आप डिस्काउंट अलाउ कर सकते हो या डिस्काउंट रिसीव कर सकते हो। जब आप किसी को सामान बेचोगे तो आप डिस्काउंट अलाउ करोगे, जब आप किसी से सामान खरीदोगे तो आप डिस्काउंट रिसीव करोगे। तो डिस्काउंट जब आप किसी को देते हो, अलाउ करते हो, तो आपका क्या होता है, वहां पे नुकसान होता है। नुकसान होता है तो क्या, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो याद रखेंगे डिस्काउंट अलाउ को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। जब आपको डिस्काउंट रिसीव होता है तो ये आपका फायदा होता है, इनका तरीके का गेन होता है, ठीक है। क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, तो डिस्काउंट रिसीव आपका हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। चलो ये बात हमें समझ में आ गई सर। बट यहां देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस 9800 में से 200 को माइनस कर देते हैं। याद रखना कभी भी डिस्काउंट माइनस नहीं करना आपने, ये माइनस करने के बाद का ही अमाउंट आपको दिया रहता है बच्चों, ठीक है। तो अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं है 200। कई बच्चे इसको 9600 पोस्ट कर देंगे, नो 9800 ही पोस्ट करना है, ये ऑलरेडी इसमें से डिडक्ट किया हुआ है, इसीलिए 9800 आया है। तो आपको कैश बुक में कौन सी साइड पोस्ट करना है, इसको डेबिट साइड टू अजय, और किसके कॉलम में पोस्ट करोगे, बैंक के कॉलम में 9800, ठीक है, ना कि 9600। और जो ये डिस्काउंट अलाउ किया, इसको नीचे कैश बुक के नीचे आपने क्या बनाना है, एक जर्नल एंट्रीज करनी है, उसमें उसको शो करना है। तो डिस्काउंट अलाउ क्या होता है, डेबिट होता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, और आपने किसको दिया है डिस्काउंट, अजय को, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू अजय। कितने का डिस्काउंट दिया है, 200। तो ये जो डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट रिसीव होते हैं, इनकी एंट्री आपको नीचे अलग से जर्नल करके दिखानी होती है। कैश बुक में आपको जितना अमाउंट दिया हुआ है उसी से एंट्री करनी है, उसमें से 200 माइनस नहीं करना, ठीक है। तो आई होप ये अच्छे से आपको सारे पॉइंट्स कवर हुए होंगे। मेरी तरफ से सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं जो जो आपको कैश बुक में इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखते हैं तो बहुत इजीली आपकी कैश बुक प्रिपेयर हो जाएगी। इसके बाद आप बुक से 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम्स। आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।